नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में भीषण बारिश ने बड़ी तबाही मचा दी है। पिछले 100 साल का रिकॉर्ड इस बारिश ने तोड़ा है। चेन्नई पूरी तरीके से, एक तरह से कह सकते हैं, जनजीवन ठप हो चुका है। तमाम और राज्यों से और राज्य के और जिलों से पूरी तरीके से कट गया। और सिर्फ चेन्नई ही नहीं, तमिलनाडु के कई और राज्यों में यही स्थिति पैदा हो गई है। सेना को बचाव कार्य के लिए उतार दिया गया है। सड़क, हवाई यात्रा पूरी तरह से बाधित है इस राज्य की आज की तारीख में। सवाल ये होता है कि इस पूरी तबाही ने एक बार फिर याद दिलाई है 2005 में, जिस तरह से मुंबई में 25-26 जुलाई को पूरा मुंबई ठप पड़ा था एक बड़ी बारिश की वजह से। पिछले 10 साल के वक्त में किस तरह से वो तमाम संस्थाएं जो आपदा की इन समस्याओं से निपटने के लिए बनाई गई हैं, वो कितनी मुस्तैद हैं, क्योंकि जब इस तरह की समस्याएं आती हैं तो सबसे बड़ा इम्तिहान उन संस्थाओं का होता है कि उनकी तैयारी क्या है। आज चर्चा में हम इसी विषय पर बात करेंगे। हमारे साथ इस चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे दो मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। केटी रविंद्रन साहब हैं, जो अर्बन डिजाइनर हैं और आर्किटेक्ट हैं, और हमारे साथ प्रोफेसर संतोष कुमार हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले आइए एक बार देखते हैं जमीनी हालात क्या हैं इस समय चेन्नई के। तमिलनाडु के चेन्नई और आसपास के क्षेत्रों में कुदरत ने ऐसी तबाही मचाई है कि पूरा इलाका भारी बारिश से पानी पानी हो गया है। बारिश ने पिछले 100 सालों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश, बाढ़ से अब तक करीब 180 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। चेन्नई हवाई अड्डा और सड़क यातायात बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु में भारी बारिश से तबाही के मंजर को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्य सरकार को हर संभव मदद देने की बात कही है। सुश्री जयललिता जी से बात हुई थी और उनसे मैंने कहा था कि जिस भी प्रकार के सहयोग की आवश्यकता हो हम सहयोग करने को तैयार हैं। वैसे वहाँ पर आर्मी भी लगी है, नेवल फोर्स भी लगी है और साथ ही साथ हमारी एनडीआरएफ की टीम भी पर्याप्त मात्रा में वहाँ पहुँच गई है। हालात को देखते हुए प्रभावित इलाकों में सेना, नौसेना और एनडीआरएफ के कई दलों को बचाव और राहत कार्यों में लगाया गया है। शहर में बिजली गुल होने की भी समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। जल भराव को देखते हुए चेन्नई हवाई अड्डा प्रशासन ने गुरुवार सुबह 6 बजे तक के लिए विमान परिचालन को बंद कर दिया है। एयर इंडिया समेत सभी विमान सेवाओं ने चेन्नई हवाई अड्डे से अपनी सेवाओं का संचालन रद्द कर दिया है। वहीं चेन्नई समेत कई अन्य शहरों में स्कूलों और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है। बारिश के चलते स्कूलों की परीक्षाओं को स्थगित करना पड़ा है। एनडीआरएफ के महानिदेशक ओपी सिंह ने कहा कि चेन्नई में एनडीआरएफ की 15 टीमें राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है और जरूरत के हिसाब से अन्य शहरों से भी एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया जाएगा। चेन्नई में हमारी 15 टीमें लगी हुई हैं जो प्रदेश के विभिन्न भागों में राहत और रेस्क्यू का कार्य कर रही है। अभी हम लोग ये भी विचार कर रहे हैं कि हम भुवनेश्वर से और दिल्ली से कुछ टीमों को भेजें। अभी एयरपोर्ट की स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ जैसे ही एयरपोर्ट फंक्शनल हो जाएगा तो हम उन टीमों को वहाँ भेजेंगे जो वहाँ पे रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क में काम करेंगे। काफ़ी टीम्स भेज दी गई हैं, कुछ ताम्बरम की तरफ, और जितने भी हमारे नौसैनिक और ऑफिसर्स हैं वो डिप्लॉयड हैं छोटी छोटी टीम्स में, जिनके अंदर डाइवर्स हैं, जिनके साथ स्विमर्स हैं, फूड मटेरियल जा रहा है, मेडिकल आइटम्स आर गोइंग, and we are ensuring that relief is provided to each and everybody where it can reach. मौसम विभाग ने भी तमिलनाडु में अगले 72 घंटों तक इलाके में बारिश होने की संभावना जताई है और नागरिकों को सुरक्षित स्थान पर रहने की भी सलाह दी है। हालांकि बारिश धीरे धीरे कम होती जा रही है, लेकिन बारिश थमेगी नहीं। बारिश एक सप्ताह भर इस क्षेत्र में रहेगी और चूंकि जो वहाँ के जलाशय हैं वो भी अब पूरे भरे हुए हैं, तो उनकी जो जल ग्रहण क्षमता है वो भी अब नहीं बची है, इसलिए सारा पानी जो है बह रहा है। भारी बारिश और जल भराव को देखते हुए रेलवे ने भी 22 रेलगाड़ियों को निरस्त कर दिया है, जबकि 11 गाड़ियों के रूट को बदला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और ये बात करते हैं, हमारे साथ स्टूडियो में जो दो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। संतोष जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। रेल यातायात, सड़क, हवाई यातायात पूरी तरह ठप, स्कूल कॉलेज बंद, हजारों की संख्या, लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हैं इस समय। सबसे बड़ी जिम्मेदारी एनडीआरएफ की, सेना की इस समय हो गई है। जिस तरह से सरकार से मदद मांगी गई, सरकार ने भरोसा दिया हर तरह की मदद का। अब आपको क्या लगता है इस वक्त जो हालात बने हैं उसमें सबसे जरूरी 5 चीजें कौन सी हैं जिस पर एनडीआरएफ सबसे ज्यादा ध्यान दे रहा है? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपनी संवेदना देना चाहूँ उन परिजनों को, परिवार के जो लोगों ने खोया अपने सभी अपने परिवार के लोगों को। ये दुखद स्थिति है निश्चित रूप से, क्योंकि एक
असामान्य परिस्थिति है। और इस असामान्य परिस्थिति में हम ये कह सकते हैं कि ये आपदा जो प्राकृतिक आपदा है, ये उसका बिल्कुल परिभाषित हो रहा है कि ये प्राकृतिक आपदा है। दो कारणों से, जिसमें एक कारण है बारिश, जो बारिश हुई है वो असामान्य है और बहुत ज़्यादा असामान्य है, पिछले 100 वर्षों का रिकॉर्ड जैसे टूटा। दूसरी बात है कि जल ग्रहण क्षमता और जल का निस्तारण कैसे हो सकता है उस शहर से, वो दूसरा एक कारण है। पुराने ज़माने में 1903 में भी इतनी बारिश हुई थी, बल्कि इससे ज़्यादा भी बारिश हुई थी, लेकिन शहरों में इस तरह की तबाही नहीं थी, या शायद ज़्यादा रिपोर्टिंग भी नहीं हुई होगी, क्योंकि उस समय हमारे संसाधन इतने डेवलप नहीं थे और इसलिए ये ज़्यादा सुर्खियों में नहीं रही। लेकिन एक मूल कारण है, उस समय हमारे साथ इतना इंफ्रास्ट्रक्चर, इतना विकास, इतना डेवलपमेंट, इस तरह की चीज़ें भी नहीं हुई थी। अभी के क्षमताओं में देखें कि जितने भी, जैसा भी राठौर साहब ने कहा कि जितने भी जल संरक्षण के जितने भी ढांचे बने हुए थे, सभी भरे हुए हैं और उनकी कैपेसिटी अभी ख़त्म हो चुकी है। तो वाटर ओवरफ्लो कर रहा है, वो शहरों में जा रहा है। शहरों में जो निकास की व्यवस्था है, निकासी जहाँ जहाँ निकास हो सकते थे, जहाँ पानी खुले स्थानों में जा सकते थे, वहाँ पे अब हमारे विकास के जो बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, बढ़ता हुआ शहरीकरण एक जरूर कारण है, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है, मौजूदा स्थिति में लोगों को जो ऐसी परिस्थिति में दो सबसे महत्वपूर्ण है। एक तो सही पानी मिल जाए उनको और सुरक्षित स्थान पे चलें, और तीसरा कम्युनिकेशन का नेटवर्क हो, क्योंकि कम्युनिकेशन नेटवर्क के संदर्भ में भी बहुत बड़ी समस्या आ रही है। लोगों से या लोगों तक आप पहुंच नहीं पा रहे हैं, संपर्क नहीं कर पा रहे हैं, कौन कहाँ फंसा है उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं जिसकी आपदा प्रबंधन की जो संस्थाएं हमारे देश में जी, वो कितनी तैयार हैं राज्यों के स्तर पर भी और देश के स्तर पर भी इस तरह की समस्याओं से निपटने के लिए? देखिए, आपदा प्रबंधन, जहाँ तक डिजास्टर रिस्पॉन्स, जो आपदा के तुरंत बाद जो प्रक्रिया होती है, जैसे सर्च एंड रेस्क्यू की व्यवस्था चल रही है, इसके लिए कई ज़माने से हमारे यहाँ लोगों ने कोशिश की है और कार्य चलता रहा है। और इसी के संबंध में जितने भी संस्थागत विकास हुए, वो रिस्पांस को लेकर बहुत अच्छी प्रक्रिया बनी है, राज्य सरकार के स्तर पे भी और देश के स्तर पे। आपने देखा एनडीआरएफ एक देश का एक ऐसा बटालियन है जो पूरे विश्व में नाम कमा रहा है अपने कार्यों से। तो एक व्यवस्था बनी, लेकिन जो दूसरी प्रणाली है जो इनविजिबल है, जो हमारा रिस्क, जो जोखिम है उसको कम करने की, वो बिल्कुल अभी उस पर ज़्यादा काम नहीं हुआ है। तो जिससे हम जोखिम को कम कर सकते हैं, जो रिस्क है हमारे आइडेंटिफाइड रिस्क हैं, लोगों को पता है यहाँ बारिश होगी, पानी जल जमाव होगा और इस तरह की दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, तो उस पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता जो अभी दिख नहीं रहा है। तो हमारे कहने का मतलब जो काम अब होना है, रिस्पांस पे बहुत अच्छा काम हुआ है, अब हमारे जो जोखिम कम करने की बात हो रही है उसको काम और पूरे विकास की प्रक्रिया में आपदा के जो जोखिम जो चिन्हित किए गए हैं उसको अकाउंट फॉर नहीं किया जा रहा है, वो कहीं पीछे रह जाता है, वो हाशिए पे है। रविंद्रन जी, आपसे जानना चाहेंगे, यूपी, बिहार, उत्तर प्रदेश और बिहार में हम अक्सर बाढ़ की घटनाएं सामने आती हैं और उससे निपटने के लिए एक मानसिक तौर से भी वहां के लोग तैयार रहते हैं। तमिलनाडु में जिस तरह से ये देखा गया, 100 साल का रिकॉर्ड टूटा है और लोगों को अंदाजा भी नहीं था कि इस तरह के हालात हो सकते हैं, जिस तरह से वो फंसे हुए हैं आज की तारीख में। क्या लगता है आपको इसमें सबसे बड़ा एक तरह से जिम्मेदारी के तौर पर राज्य सरकार की और आपदा प्रबंधन की जो तमाम चीजें हैं उनकी क्या सबसे बड़ी जिम्मेदारी इस समय बनती है, और कहाँ, मतलब क्या एक वो भी आपको लगता है कि क्या कारण है? ये डेवलपमेंट के तरीके से देखा है तो इसमें जो चेन्नई के जो पश्चिम भाग में जो डिस्ट्रिक्ट्स है, उस डिस्ट्रिक्ट से पानी फ्लो करके चेन्नई की तरफ आता है। उस डिस्ट्रिक्ट्स में पहले भी काफ़ी पॉन्डिंग सिस्टम था, जिसमें बहुत बड़े बड़े झील थे और उसका ये बड़े झीलों के बीच में छोटे छोटे वाटर बॉडीज़ है जो पानी को डिसिपेट करके इरिगेशन के लिए भी इस्तेमाल होते थे और फ्लड कंट्रोल भी उसी में से होते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन होके इसका रन ऑफ बढ़ गया है, पानी का रन ऑफ बढ़ गया है, इट्स नॉट एबल टू स्प्रेड एंड डिसिपेट द वाटर। So the amount of water coming into the ponds have increased phenomenally because the runoff has increased. मतलब जो जलाशय थे जिनको बनाया गया था कि अगर कहीं पानी इकट्ठा होता है उसकी निकासी के लिए और फिर धीरे करके जो समुद्र की तरफ वो निकले, उसका धीरे धीरे करके जिस शहरीकरण के तहत रुका है वो एक बहुत बड़ा कारण आपको दिखाई देता है कि जो आज चेन्नई के हालात हुए हैं। वो तो ये जो फ्लड हो रहा है अभी, वो पानी जो वो झील से रिलीज करता है उसी पानी से है ये जो फ्लड हो रहा है। बारिश तो एक साइड में बारिश है, बड़ा बारिश है,
लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि ये जो पॉन्डिंग सिस्टम है उसको पूरा डिस्टर्ब हो गया है, इसीलिए वो रन ऑफ बढ़ के पानी का क्वांटिटीज बढ़ गया है एंड दैट एक्सेस क्वांटिटी जो है वो सिटी की तरफ रिलीज होते जा रहा है। संतोष जी, लेकिन एक चीज़ और हमने देखी कि जो जिस तरह की तस्वीरें जो सामने आ रही हैं उसमें हमने वहाँ के लोगों को देखा कि जिस बात का उनको अंदाज़ा नहीं था उसके बाद भी खुद से निपटने की जो एक उनकी जो अंदर की क्षमता है वो दिखाई देती है। जिस तरह से ड्रम्स को रोल करके उन्होंने पानी में तैरते हुए लोगों को उतारा और बाहर निकाल के ला रहे हैं। इस समय एक हफ्ते के बीच में कुछ समय तक बारिश रुकी हुई थी। मौसम विभाग का कहना है अगले 72 घंटे और ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि और तेज़ बारिश हो सकती है। किन बातों का ध्यान रखा जाए? देखिए, लोगों के नज़रिए से पहली बात मैं यही कहूँगा कि पूरे आपदा प्रबंधन में लोग कहीं नहीं जुड़ पाए हैं। तो ये सारी जो पूरी प्रक्रिया जो चल रही है उसमें मूलतः सरकार के द्वारा और सरकार के ही द्वारा किए जा रहे हैं। तो इसमें ज़्यादातर परिस्थितियाँ ऐसी बननी चाहिए कि हमें लोगों को इससे जोड़ना होगा। देखिए, 2004 में सुनामी वहाँ पे आया चेन्नई में और नागापट्टनम, और बहुत कई अनुभव तमिलनाडु में लोगों ने वहाँ के किए हैं। उससे ये बात आती है सामने कि जो पहले की उनकी जो जानकारी थी स्पष्टतः इस अभी जानकारी उनकी बढ़ी हुई है। उनके पास सूचना है, उनके पास अपने स्किल्स हैं, उसका इस्तेमाल होना चाहिए। तीसरी बात, उसके बाद कई कार्य भी हुए लोगों की क्षमता का विकास करने के लिए और लोगों को जोड़ने के लिए। अब यहाँ पे बात आती है कि जो हर सेक्टर के लोग प्रभावित हो, जैसे आप छोटे छोटे देखे आजीविका कमाने वाले लोग, उनकी आजीविका ख़त्म हो गई, 10 दिन तक वो बारिश होगी, आगे की भी संभावना नहीं है। उसके बाद पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रेड सिस्टम सारा उनका चरमराया। यहाँ पे हो सकता है कि जो डायरेक्ट जो हमारे डैमेजेस होते हैं, जो कहते हैं बिल्डिंग का गिरना और उससे वो दिखे नहीं, लेकिन जो परोक्ष रूप से जो नुकसान हो रहा है इस प्रदेश को, और ये काफ़ी बड़ा होगा क्योंकि चेन्नई भी एक साउथ का एक तरह से कह सकते हैं कि फाइनेंशियल कैपिटल है। तो ये फाइनेंशियल कैपिटल को किस तरह से देख रहे हैं कि हम क्या प्राइवेट सेक्टर उतना ही तैयार है, क्या हमारे छोटे ट्रेडर्स उतना ही तैयार हैं, क्या हमारे जो लोग हैं आम जनता उतनी ही तैयार हैं? नहीं है। शायद हम लोग मुंबई का हादसा हुआ, मुंबई में जो फ्लड आया, उससे भी हम कुछ नहीं सीख पाए। तो मूलतः इस तरह की जब आपदाएं होती हैं तो आमूमन चर्चा जो रहती है वो ज़्यादातर डिजास्टर रिस्पांस पे होके और 5 दिन के बाद चर्चाएं ख़त्म होती हैं। लेकिन इसके जो लेसन्स हैं उसको किस तरह से हमें अपने जीवन में उतारना है वो नहीं हो पाता है। तो अभी जो आपने प्रश्न उठाया कि हर व्यक्ति क्या करे वहाँ पे, अपने को सुरक्षित स्थान पे कैसे ले जाएं, अपने बारे में लोगों को सूचित कैसे करें, सूचना के माध्यम क्या हैं, क्या लोगों के आसपास के जो हमारे प्रशासनिक व्यवस्था की गई है उनके संपर्क में हैं, उनको अपनी सूचना दिया है या नहीं दिया है, आदि आदि। जैसे खाने की व्यवस्था है या नहीं, फ्लड के सिचुएशन में होता है। लेकिन ये एक अनप्रेसिडेंट इवेंट इसलिए कह सकते हैं कि इस मौसम में इस तरह की बारिश नहीं हुई, तो ये जनता भी इस तरह से तैयार नहीं थी। लेकिन अब जो 4 दिन पिछले बीते, उस 4 दिन में उन्होंने जो परेशानियां झेली, और जब अभी बारिश का जब थमता है तो उसकी तैयारी करने जो आगे के 4 दिनों में अपने आप को एक सुनिश्चित कर सकते हैं कि वो सुरक्षित है। लेकिन हमारे जितने भी रिस्पॉन्स फोर्सेस जा रहे हैं उनसे निश्चित रूप से प्रशासन के लोगों से एक संपर्क स्थापित करें। सिविल सोसाइटी के भी काफ़ी लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे। तो अपने बारे में लोगों को अपने जहाँ पे स्थान पे हैं, अगर असुरक्षित स्थान पे हैं तो भी बताएं और सुरक्षित स्थान पे हैं तो भी बताएं। इसके कुछ और प्रयास भी हो रहे हैं, जिस तरह से एनडीआरएफ की टीमें वहाँ पर मौजूद हैं, सेना मौजूद है संपर्क साधने के लिए, क्योंकि बिजली पूरी तरह से कट गई है। मोबाइल एक बहुत बड़ा साधन है, तो उसमें कुछ जो मोबाइल सेवा प्रदाता हैं उन लोगों ने मुफ्त कुछ दिनों के लिए सेवा देने की बात की है। कि जहाँ पे, और ये एक बहुत बड़ा कदम, मैं तो ये कहूँगा कि आपके सुझाव के रूप में जहाँ पे 10 लोग या 15 लोग हैं वहाँ पे एक मोबाइल को ऑन रखें, बाकी मोबाइल को बैकअप में रखें, और उस ग्रुप का नंबर स्प्रेड करके एडमिनिस्ट्रेशन को दे दें। अगर 2 दिन बिजली नहीं आती है तो बाकी मोबाइल से उनको संपर्क किया जा सकता है। एक के बाद एक रोटेशन पे मोबाइल फोन इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। मोबाइल लाइन्स आर ऑल डाउन नाउ। हाँ, अभी तो बिल्कुल डाउन है सारे जगह पे। रविंद्र जी, जिस तरह से 72 घंटे की जो चेतावनी है और शहर में पानी ठहरा हुआ है, शहर में पानी निकासी की जगह नहीं है, ऐसे में सबसे बड़ी जो चुनौती दिखाई देती है, बरसात होगी और बरसात होकर अगर 72 घंटे के बाद भी रुकती है और पानी निकासी की जगह नहीं होती तो उसके बाद महामारी फैलने का एक बड़ा खतरा होता है। इन चीज़ों के लिए क्या किया जाना फौरी तौर पर ज़रूरी आपको लगता है?
अभी मेरे ख्याल में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि चेन्नई एक बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है। काफ़ी सारे स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल्स है, सुपर स्पेशलिटीज़ है और सारे हिंदुस्तान से लोग चेन्नई जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए। तो ये हॉस्पिटल में जो प्रॉब्लम्स होगा अभी वो अनइमेजिनेबल प्रॉब्लम्स है। तो इसको दूरी करने के लिए कुछ ना कुछ इमरजेंसी मेजर्स तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेडिसिन का अवेलेबिलिटी तो बिल्कुल बंद हो गया होगा। चेन्नई के कई बड़े अस्पताल इस समय पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। लोग परेशान हैं और कम से कम 8 घंटा और 12 घंटे के लिए उनको बैकअप होगा। उसके बाद तो बैकअप तो नहीं होगा। तो आईसीयू में भी पेशेंट्स है। चेन्नई बहुत बड़ा मेडिकल सेंटर है, मेडिकल एजुकेशन का भी बहुत बड़ा सेंटर है। तो इसके लिए कुछ अलग ध्यान रखना पड़ेगा एडमिनिस्ट्रेशन के तरफ से कि हाउ टू मैनेज द डिजास्टर इम्पैक्ट ऑन द मेडिकल सर्विसेज। दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग। जो शहर का प्लानिंग के अनुसार आप देखा है तो 2-3 एस्चरीज है जिधर से पानी बाहर जाता है चेन्नई में, लाइक अडयार रिवर वगैरह जो है। कोई एरिया में उन्होंने उद्यान वगैरह डेवलप कर दिया है, जिसके वास्ते पानी बाहर जाने का फैसिलिटी भी कम होगा। लेकिन अभी वो उद्यान भी पानी के अंदर होगा। एक ही चांस है कि जब समुद्र में रिवर्स फ्लो होगा, लो टाइड में जब रिवर्स फ्लो होगा तब काफ़ी ड्रेन हो सकता है बाहर की तरफ से शहर से, क्योंकि शहर इज़ लाइक अ बॉल। तो पानी खड़ा है शहर में, तो उसको बाहर निकालने के लिए कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो समुद्र में जाके गिरना है। समुद्र में पानी इज सर्जिंग फॉरवर्ड बिकॉज ऑफ द बारिश इन द समुद्र ऑल्सो। तो इसको जस्ट दे हैव टू वेट फॉर लो टाइड। देयर इज नो अदर वे टू वेट फॉर द वाटर टू गो आउट। लेकिन क्या रविंद्रन जी, आपको लगता है कि इस तरह की घटनाएं मुंबई में हुई, श्रीनगर में भी हमने देखा जो वैली का शेप था, और उसके बाद जो अर्बनाइजेशन जो लगातार हो रहा है, अतिक्रमण भी हो रहा है, ये एक बहुत बड़ा कारण है इस तरह की आपदाओं का। बारिश, बरसात ये तो है ही जो अपनी प्राकृतिक जो एक समस्याएं हैं, उसके साथ साथ इस पर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा राज्यों द्वारा। ऐसा है कि अलग अलग जगह में जो फ्लड हो रहा है उसके कारण अलग अलग है। मुंबई में जो हुआ था, उसका जो एस्चुरी का माउथ में वो उधर बहुत बड़ा सा डेवलपमेंट हुआ था, इसीलिए उसका आउटफ्लो वाज ब्लॉक्ड। इसीलिए तो वो मीठी रिवर का फ्लडिंग इसीलिए हुआ था। काफ़ी साल से लोग एनवायरमेंटलिस्ट बोल रहा है कि ये बंद हो जाएगा, बंद हो जाएगा। वो ऐसे ही हुआ है। लेकिन चेन्नई में जो हुआ है अभी, वो रीजनल प्लानिंग के प्रॉब्लम है। शहर की प्लानिंग का प्रॉब्लम नहीं है इतना ज़्यादा, क्योंकि शहर में 2-3 बड़े-बड़े नाला है, जलाशय हैं। जलाशय नहीं, देयर इज बकिंगहाम कैनाल, जो ब्रिटिश लोगों ने बहुत विजयवाड़ा से इधर तक है, नीचे तक है, चिदम्बरम तक है उसका। वो चेन्नई में भी है। तो वो फ्लड कंट्रोल और इरिगेशन दोनों पर्पस के लिए बनाया हुआ था, वो भी दैट इज स्टिल फंक्शनिंग। अडयार रिवर के जो पानी जो आता है साउथ के तरफ से, उस एरिया में इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट हुआ है। तो पार्ट ऑफ द रीजन इज इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट। लेकिन ये पूरा उसके ऊपर हम ब्लेम नहीं कर सकता है कि ये बैड प्लानिंग है। चेन्नई का सिचुएशन ऐसा है कि सारे जो वेस्टर्न साइड के जो लैंड है, सारे डिस्ट्रिक्ट्स के लैंड जब कंजीवरम तक जो है, वो लैंड पूरे इधर इस तरफ ही ड्रेन होता है। उसके लिए वो पॉन्डिंग सिस्टम में एक ही तरीका था उसको कंट्रोल करने का। तो वो शहर का प्लानिंग में उसके जोड़ नहीं सकता है, इस प्रॉब्लम को जोड़ नहीं सकता है। लेकिन मुंबई में शहर का प्लानिंग का प्रॉब्लम था। कश्मीर में वैली फॉर्मेशन के वास्ते हुआ था। जो उत्तराखंड में हुआ है वो इनडिस्क्रिमिनेट डेवलपमेंट अलोंग वैलीज एंड रिवर बेड्स। अलग अलग कारण है अलग अलग जगह में। यहाँ का कारण यही है कि रीजनल प्लानिंग में श्रद्धा नहीं दिया है। संतोष जी, ये एक बड़ी समस्या आने वाले वक्त में और तमाम राज्यों के लिए भी होने वाली है। देखिए, अभी जो पूरी जो प्रक्रिया है, ट्रेंड जो हमने देखा है, हिंदुस्तान में भी देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जो कल उन्होंने कोपेनहेगन में भी उसमें जो बात कही पेरिस में क्लाइमेट चेंज पे, तो ये बात, इसमें आप 3-4 चीज़ों को अगर जोड़ें, यहाँ पे जो रिसेंट बात की बात छोड़ दें, अगर आप चेन्नई से शुरू भी करते हैं, तो चेन्नई से फिर बैकवर्ड जाएं,
तो चेन्नई का देखें, कश्मीर वैली का देखें, उत्तराखंड का देखें, मुंबई फ्लड का देखें, तो ये अपने आप में ही एक्सट्रीम इवेंट्स की तरफ दर्शाता है। तो एक तो एक्सट्रीम इवेंट तो है ही जो एक प्राकृतिक तरीके से हो रहा है, जिसका कारण में हम ये जा रहे हैं कि चाहे वो कार्बन एमिशन से हो या फिर और क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण हो। लेकिन जितने भी पूरे विश्व में जो हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल, जो पानी से संबंधित है, जल और वायु के परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं, इसमें कहें कि हाइड्रोमेट्रोलॉजिकल डिजास्टर्स की संख्या काफ़ी बड़ी है पूरे विश्व में, और हमारे देश में भी इससे हमारा देश अछूता नहीं है, हमारा दक्षिण एशिया भी अछूता नहीं है। इस तरह की कई घटनाएं अभी हो रही हैं और कई संभावित खतरे अभी बाकी हैं। तो मुझे ये कहना है कि ऐसे संभावित परिस्थितियों में जो आने वाले कल है, इससे हम ये लेसन्स ड्रॉ कर सकते हैं कि जो संभावित खतरे हैं उसके लिए तो तैयार होना शुरू करें, और हम अपने ड्रेनेज सिस्टम को, अपने रीजनल प्लानिंग सिस्टम को, अपने वाटर स्टोरेज सिस्टम को, क्योंकि हाइड्रोमेट जो हम कह रहे हैं ना कि वो समस्या ज़्यादा हो रही है। भूकंप 10 साल में एक होगा लेकिन बहुत डिवास्टेटिंग होगा, लेकिन जो बारंबारता इसकी बहुत ज़्यादा है, तो इसकी बारंबारता को ध्यान में रखते हुए, फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, तो इसको ध्यान में रखते हुए कि हमें बहुत ज़रूरी है, जो आप उनमें संस्थाओं की बात करें, कि हमारी जो संस्था है, भारत सरकार की जो संस्था है, राज्य सरकार की संस्था है, लगातार इस बात पे कोशिश कर रही है कि हम आपदा के पहले की क्या तैयारी सुनिश्चित करें, किस तरह के विकास के आयाम को ठीक करें, क्या हमारे डेवलपमेंट के प्रैक्टिसेस ठीक हो सकते हैं, जो जोखिम हमने आइडेंटिफाई किया उसको कम करना शुरू करें, और क्वांटिफाइड तरीके से टारगेट रख के हम करें। तो ये अगर ये इस चीज़ पे हम राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, जो कहते हैं लोकल गवर्नमेंट को भी स्ट्रेंथन करने की आवश्यकता है, और फिर बाद में जो हमें करें कि पूरे समुदाय को इसमें जोड़ने की बात। आपदा प्रबंधन जैसी चीज में आपको समुदाय की भागीदारी सबसे ज्यादा मुझे लगता है, कहते हैं कि इसको जन आंदोलन के रूप में लेना चाहिए, कि अगर हम तैयार, जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं कि अगर 40 सेकंड का एक ट्रेमर आता है हमारे यहाँ, भूकंप की बात अगर करें, तो 40 सेकंड में विश्व की कितनी भी बड़ी एजेंसी हो और ताकतवर एजेंसी हो, रिस्पांस सिस्टम हो, आप तक नहीं पहुंच सकता है, वो केवल आपका ही रिस्पांस पहुंचेगा। तो यहाँ पे भी इस तरह की आपदाओं में शुरू के आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे या 4 घंटे जहाँ लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं, हमें उस 4 घंटे के लिए तैयार होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद राज्य के या जिले की सेवाएं आएंगी, उसके बाद देश की सेवा आ पाएंगी, क्योंकि नेशनल रिसोर्सेज भी आप लेते हैं और स्टेट के रिसोर्सेज भी लेते हैं। लेकिन सबसे पहले जो समुदाय की अपनी जो ताकत है, अपनी जो क्षमता है, उसको बढ़ाएंगे तो वो शुरू के 4 घंटे को हम ठीक से, या शुरू के 4 दिन को हम ठीक से जोखिम को झेल सकते हैं, और लगातार प्रयास करें पहले के से जोखिम को कम करने की, क्योंकि जितना हम कम कर पाएंगे उसका इम्पैक्ट बाद में बहुत कम होगा। संतोष जी, भारतीयों की आदत है, या हम इस तरह से देखते हैं कि विदेशों में डिजास्टर मैनेजमेंट पर काफ़ी काम होता है, लोगों को तमाम ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ पे, लोगों को, जनता को भी। यहाँ पर हम उनकी तुलना में हम कितना आगे बढ़ चुके हैं पिछले 1 दशक में? देखिए, 1 दशक में तो हमने काफ़ी यात्रा तय की है, और हर स्तर पे, समुदाय के स्तर पे भी और सरकारों के स्तर पे भी और संस्थाओं के स्तर पे भी, तीनों जगह अगर आपने देखे तो एक बड़े तुलनात्मक जो चेंज आया है हमारे देश में। संस्थाएं बनी, एक्ट आया, पॉलिसी आई, नीतियां बनी, प्रोग्राम्स भी आए, और उसका इम्पैक्ट भी आपने देखा कि हमने हुदूद और फाइनल में जब हम आए तो मौत का जो आंकड़ा था उसको हम कम कर पाए। तो एक उदाहरण वहाँ भी है, लेकिन दूसरा उदाहरण हमारे सामने ये भी है कि जहाँ पे हम असहाय फील कर रहे हैं, तो असहाय जब हम महसूस कर रहे हैं, तो अपनी क्षमता का जितना हम निर्माण करते जाएंगे रेगुलर, हम लोग उदासीन हो जाते हैं एक आपदा के बाद, लगता है अच्छा ये वक्त गुजर गया, अब इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल ये है कि जो चेन्नई से एक दूसरे बड़े शहर क्या सीख सकते हैं, मुंबई से दूसरे बड़े शहर क्या सीख सकते हैं, और जो चेन्नई की तरह ग्रेजुएट होने जा रहा है दूसरा शहर, उसको अपने को देखें कि हम वहाँ से क्या लर्निंग ड्रॉ कर सकते हैं। और वो जनता की जो बात कर रहे हैं कि समुदाय के स्तर पे, संस्था के स्तर पे, सरकार के स्तर पे, और खास करके मैं कहूँगा एक सबसे बड़ा जो हमारा वर्ग है वो प्राइवेट सेक्टर, इनको भी समुदाय से जोड़ के इनको भी जोखिम के पूरे नियोजन में इनको सम्मिलित करना होगा। और इस बड़ी आपदा में भी इन तमाम लोगों को, तमाम वर्गों को एक साथ होकर इस समय चेन्नई को इस मुसीबत से बाहर निकालने की ज़रूरत है। जिस तरह से संतोष जी ने पहले भी कहा कि अगर किसी समूह के पास 15-20 लोग किसी इलाके में फंसे हुए हैं तो वो एक मोबाइल को चालू रखें और बाकियों को रखें बैकअप के लिए, तो इस तरह के तमाम प्रयास लोग कर सकते हैं। और एक लंबी ट्रेनिंग की अभी भी ज़रूरत है, जिसमें लोगों की भागीदारी भी, आपदा प्रबंधन की तमाम जो संस्थाएं जो काम कर रही हैं उसमें लोगों की भागीदारी बढ़ाने की आने वाले वक्त में भी बहुत बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का स्टूडियो आने को और चर्चा के लिए।
तो चर्चा में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।